ये है इंडिया का मैप, हमारा विशालकाय देश। इस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और ये देश कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन ये देश कुछ ऐसा भी दिखता है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इन दो तस्वीरों से। सबसे पहले इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तस्वीर हमें हमारे देश की गरीबी और भुखमरी दिखा रही है, तो दूसरी तस्वीर हमें हमारे सपनों को दिखा रही है कि काश हम भी ऐसी जिंदगी जी पाए। एक तरफ देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पालतू कुत्तों के लिए फ्लाइट में बिजनेस क्लास की टिकट बुक करते हैं, तो दूसरी तरफ भारत में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें से 1% अमीर आदमियों के पास ये पूरी प्रॉपर्टी में से 58% संपत्ति है और इंडिया के 10% अमीर आदमियों के पास इंडिया की 80% से भी ज़्यादा संपत्ति है। मतलब कि इंडिया के 90% लोगों के पास सिर्फ ये 20% संपत्ति बचती है। आखिर क्या है वो राज जिसकी वजह से एक अमीर आदमी दिन पे दिन और अमीर होते चला जा रहा है और एक गरीब आदमी दिन पे दिन और गरीब होते चला जा रहा है? आइए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को गहराई से समझते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये हमारे देश की गवर्नमेंट स्कूल की हालत जहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और ये है वो स्कूल और कॉलेजेस जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। इन दोनों तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क है। अमीर लोगों के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर बच्चों के हाथ में पेंसिल आने से पहले ही कंप्यूटर के माउस पकड़ा दिए जाते हैं। मतलब कि उन्हें स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इसकी वजह से वो काफी कम टाइम में ही इन टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने बिजनेसेस को और बूस्ट कर लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क आज भले ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन स्टार्टिंग लाइफ में उसकी ऐसी नहीं थी। लेकिन उसके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि उस समय की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर उसके पास था और उसने 18 या 19 साल की एज में ही एक ऐसा डोर बना दिया था जो बिना उसके फिंगरप्रिंट के खुलता ही नहीं था। अपने कजन ब्रदर्स के लिए या फिर अपनी मम्मी या फिर अपने पेरेंट्स से बचने के लिए उसने एक दरवाजा बना रखा था जो विदाउट उसके फिंगर से खुलता ही नहीं था। मतलब कि उन्हें स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी और उन सारी चीज़ों को यूज़ करके आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। लेकिन वहीं पर जो लोअर क्लास के लोग हैं या जो मिडिल क्लास के लोग भी हैं, वो भी इतने अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों का एडमिशन कराना एफर्ड नहीं कर पाते हैं जहां स्टार्टिंग से ही बुक के साथ साथ कंप्यूटर और अदर फैसिलिटीज़ मिल सके। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनका ग्रेजुएशन तक कंप्लीट हो गया है लेकिन उन्हें सही से इंग्लिश तक पढ़ने नहीं आता। कंप्यूटर के जो कुछ बेसिक कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि शिफ्ट, कैप्स लॉक, कंट्रोल, अल्ट, इन सब की बेसिक नॉलेज तक नहीं है। और इन सब का कारण क्या है? स्टार्टिंग से ही वो एजुकेशन नहीं मिला जो एक अमीर आदमी के बच्चे को मिलता है। तो एक अमीर आदमी के पास एजुकेशन की प्रॉपर व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ हेल्थ केयर की भी फैसिलिटीज है। हालांकि एक अच्छा हॉस्पिटल आपको और अमीर तो नहीं बनाएगा, लेकिन आपको हेल्दी रखकर लॉन्ग टाइम तक काम करने में हेल्प जरूर करता है। अब जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में करा सके, तो उन्हें मजबूरी में ऐसे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है जहाँ ना ही कोई बेड खाली है और ना ही कोई डॉक्टर है। इंडिया में जब भी किसी भी पर्सन की पूरी साल की कमाई 3 लाख से ज़्यादा होती है तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है। अगर आपकी ईयरली अर्निंग अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको किसी भी हाल में इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब अधिकतर लोग इसी इनकम टैक्स के डर से ही अपनी जो इनकम टैक्स रिपोर्ट होती है उसमें वो 3 लाख से कम ही दिखाते हैं। भले वो 6 लाख 10 लाख कमा रहे हो पर ईयर, बट वो 3 लाख से कम की रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन जो लोग महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं, साल की तो छोड़ ही दो, महीने के जो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो इस इनकम टैक्स से बचने के लिए इस टैक्स सिस्टम में कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लेते हैं जिससे या तो उनको टैक्स देना नहीं पड़ता है या फिर थोड़ा बहुत टैक्स देकर ही वो अपना काम चला लेते हैं। अब इस साल के इनकम टैक्स स्लैब को देखिए। इस साल का जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके डिजाइन को चेंज किया गया है। इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख पर ईयर अर्न करने वाले को 30% इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अभी ये अमाउंट बढ़कर 15 लाख कर दिया गया है। अगर आप 15 लाख पर ईयर अर्न करते हो तब जाके आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो, इस हिसाब से अगर कोई एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाता है तो उसे 30% यानी कि 30 लाख रुपए सरकार को पे करना पड़ेगा। अब वो आदमी इस 30 लाख को बचाने के लिए हमारे टैक्स सिस्टम के अंदर लूप होल से ढूंढने लगता है। और ऐसा नहीं है कि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने टैक्स को बचाने के लिए, वो बहुत ही आराम से कोई ना कोई लूप होल्स निकाल कर लाखों करोड़ रुपए अपने बचा लेता है। जैसे कि एक अमीर आदमी अपने ही किसी फैमिली मेंबर को करोड़ों की गाड़ियां, एक महंगा घर या फिर कोई लग्जरियस आइटम गिफ्ट में दे देता है विथ 0% टैक्स। यस, हमारे देश में आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि आप किसी को भी उसकी शादी में, बर्थडे पर या फिर किसी भी फंक्शन में करोड़ों की गिफ्ट दे सकते हो
और उस पे आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और भी ऐसे कई लूप होल्स है जिनका यूज करके एक अमीर आदमी अपने करोड़ों रुपए बचा लेता है, जो एक्चुअल में सरकार के पास जाने चाहिए थे, जिस पैसों से इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग होता, हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम, देश की इकोनॉमी और भी बेटर की जा सकती थी। लेकिन नहीं, अमीर आदमी अपने टैक्स के पैसे को भी हेरा फेरी करके अपना ही बना लेता है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अमीर आदमी और अमीर क्यों होते जा रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर जैसे कि टेलीकॉम, एयरलाइंस, पावर सेक्टर, ये सारी चीजें सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में है, जिनको ये सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जो इनक्वालिटी को और बढ़ाता है। इसे कंपनी ओनर जब चाहे तब अपने प्राइजेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर की ही बात करें तो जब जियो ने 17-18 में अपने रिचार्ज के प्राइजेस 149 पर मंथ रखे थे, तो मजबूरी में दूसरी कंपनीज को भी अपने रिचार्ज के दाम कम करने पड़े थे। और अभी 2 महीने पहले ही जब जियो ने अपने प्लान्स के दाम 17-18 के प्लान से 2 गुने प्राइजेस में कर दिए, तो दूसरी कंपनीज ने भी सेम इसी चीज को फॉलो किया और जियो के प्लान से भी महंगे प्राइजेस में अपने रिचार्ज बेचने लगी। ये सारी चीजें सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में है। वो जब चाहे अपने मनमर्जी प्राइजेस बढ़ाते हैं और पब्लिक के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो उन्हें हर हाल में इन्हीं कंपनीज के रिचार्ज लेने पड़ते हैं। और गवर्नमेंट भी इस चीज के खिलाफ कुछ नहीं बोलती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि गवर्नमेंट ने इन जियो के रिचार्ज पे, एयरटेल के रिचार्ज पे या किसी भी चीज के लिए गवर्नमेंट ने कोई आवाज उठाई है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोलती है, चाहे वो प्राइजेस कम करे या फिर ज्यादा करे। ये तो सिर्फ इस सेक्टर की बात थी। ऐसे ही एयरलाइंस में, पावर सेक्टर में ऐसे ही सारी चीजें होती रहती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ कुछ ही लोगों के कंट्रोल में, जो इनक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा रही है। इसके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, एक प्राइजेस स्टेबल रखनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ अमीर लोगों को फायदा हो रहा है। वो और अमीर पे अमीर बनते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको तो महंगाई से जूझ ही रहे थे, लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम भी उनकी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही है। गरीब आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, डिग्री हाथ में होने के बाद भी उन्हें 8-10 हजार की नौकरी के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। और इसी बीच एआई ने तो अलग ही धमाल मचा रखा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकाउंटेंट और भी अदर सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी जॉब एक एक करके जा रही है और उनकी जगह एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रही है। अब इससे जो अमीर लोग हैं, जो इन कंपनीज को ऑन करते हैं, उनको तो बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक बंदा एआई का यूज करके 10 बंदों का काम उनसे भी कम टाइम में कर दे रहा है। इससे कंपनीज ओनर को ज्यादा लोगों को सैलरी पे नहीं करनी पड़ रही है। इसके अलावा कंपनीज ओनर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने एम्प्लॉयज की देखभाल की, वो काफी हद तक कम हो गई है, क्योंकि काम करने वाले लोग ही कम है, सारा काम तो एआई के थ्रू हो रहा है। अभी के टाइम पे एआई ने पूरी तरह से कब्जा नहीं जमाया है, लेकिन जिस तेजी से ये ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से आने वाले कुछ सालों में ही ये मिलियंस ऑफ जॉब खा जाएगी। और इससे एक अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास के लोगों पर, क्योंकि उनकी जॉब अब उनके पास नहीं रहेगी अगर उन्होंने खुद को एआई के साथ अपडेटेड नहीं रखा। तो आने वाले कुछ टाइम में ये एक मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए। इंडिया में करप्शन और क्रोनिक कैपिटलिज्म एक मेजर फैक्टर है जो अमीर लोगों को और पावरफुल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी देश में चुनाव कंडक्ट होता है तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन इन पार्टियों को फंड देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि चुनाव के टाइम ये पार्टियां कितने रुपए खर्च करती हैं ये तो हम सबको पता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा चुनाव कंडक्ट कराने वाला देश है, और पार्टी की बात करें तो बीजेपी नंबर 1 पे आती है पैसा खर्च करने में। अब ये बिजनेसमैन बहुत दिमाग लगाकर इन पार्टियों को पैसा देते हैं। जब उन्हें ये लगता है कि हमारे स्टेट्स में दोनों ही पार्टियां टक्कर की हैं, तो वो दोनों ही पार्टियों को पैसा देते हैं और इस तरह से पैसा भेजते हैं कि दूसरी पार्टी को कानो कान खबर नहीं होती। अब ऐसे में कोई भी पार्टी जीते, इस बिजनेसमैन को दोनों ही तरफ से फायदा होने वाला है। जैसे वो बाद में अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज करता है, तो जो हारी हुई पार्टी है वो भी इसके खिलाफ नहीं जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि इसने चुनाव के वक्त मेरी मदद की थी, मुझे फंड्स दिया था। और जो जीती हुई पार्टी है वो भाई भला इसके खिलाफ क्यों ही जाएगी, क्योंकि उसको भी तो इसने फंड दिया था, जिसकी वजह से आज वो सत्ता में आज वो कुर्सी पे बैठे। इस तरह बिजनेसमैन इन दोनों से मिलकर अपने इनलीगल काम करते रहता है और कोई भी पॉलिटिशियन इनके खिलाफ नहीं जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी पॉलिटिशियन इन बिजनेसमैन के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। बार बार एलिगेशन लगाए जाने के बाद भी वो एक भी बार इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते। ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा जवाब है कि ये करप्ट पॉलिटिशियन खुद इन करप्ट बिजनेसमैन से जुड़े हुए हैं। तो जब इस देश को चलाने वाला पॉलिटिशियन ही इन अमीर लोगों की मदद कर रहा है, तो ये अमीर और ज्यादा अमीर क्यों नहीं बनेंगे? पहली बात तो स्कूल और कॉलेजेस को बेटर किया जाए, जिससे गरीब से गरीब बच्चे को भी अच्छी एजुकेशन मिल सके। देश में नई वैकेंसीज लाई जाए, जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उन्हें फिलअप किया जाए, जिससे युवा बेरोजगार न घूमे। और खासकर इस देश को चलाने वाले नेता लोग अपने निजी सुख और सत्ता के लालच में इन करप्ट बिजनेसमैन के हाथों इस देश को और इस देश का फ्यूचर ना बेचे, ताकि एक गरीब आदमी भी इस देश में
सुख और शांति से रह सके। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds.